हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस विद जेएस। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम क्लास 10 का साइंस का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम अपने चैप्टर वाइज वन शॉट पढ़ रहे हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर थर्ड, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आइए बात करते हैं अपने हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। तो अबाउट 118 एलिमेंट्स आर नोन टूडे। देयर आर मोर देन 19 मेटल्स, 22 नॉन मेटल्स एंड फ्यू मेटलॉइड्स। यानी बात करें अगर टोटल हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें हमारे 90 एलिमेंट से ज़्यादा मेटल्स हैं और 22 हमारे नॉन मेटल्स हैं, और जिसमें कुछ मेटलॉइड्स आते हैं। जैसे हमारे मेटल के एग्जांपल की बात करें, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, बेरियम और सब मेटल्स, ये हमारे मेटल्स होते हैं। और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे सम नॉन मेटल्स होते हैं। तो इस चैप्टर के हमें अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में ही पढ़ना है। तो आइए बात करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में, कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जैसे कि लिखा है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। ये सॉलिड होते हैं सिर्फ मरकरी को छोड़कर। ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब होता है हम मेटल्स के वायर्स बना सकते हैं, और आसानी से हम इन वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा मेलिएबल, यानी बीटन इनटू थिन शीट्स। इनको हम पतली पतली चादरों में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सोनरस होते हैं, यानी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये लस्टरस यानी शाइनी होते हैं। हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। लेकिन सीजियम, गैलियम है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। एक सीजियम और एक गैलियम, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत कम होते हैं। जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटल होते हैं हमारे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, एक्सेप्ट लेड एंड मरकरी। यानी मरकरी और लेड ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं है। ये हमारे विच आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर्स, ये पुअर कंडक्टर्स हैं। सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर है और जो कॉपर है, ये हमारे बेस्ट कंडक्टर होते हैं। आगे बात करते हैं अपने हम हैव हाई डेंसिटी। इनकी जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। बट सोडियम, पोटेशियम कैन बी कट विद नाइफ, दे हैव लो डेंसिटी। मगर सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी बहुत कम होती है, और हम इन्हें आसानी से चाकू से कट कर सकते हैं। ये थे हमारे मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आगे बात करते हैं अपने हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में। तो जैसा कि लिखा है, अकर्स सॉलिड गैस। ये सॉलिड भी होते हैं और गैस भी होते हैं, मगर ब्रोमीन एक लिक्विड नॉन मेटल है। ब्रोमीन एक एक्सेप्शन है, जो हमारा लिक्विड नॉन मेटल है। जनरली बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं। मगर ग्रेफाइट नेचुरल फॉर्म ऑफ कार्बन इज अ गुड कंडक्टर। मगर जो ग्रेफाइट होता है, ये हमारा अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, ये नॉन सोनरस होते हैं, यानी इनमें साउंड नहीं पाया जाता, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करती। उसके बाद बात करते हैं अपने हम, ये नॉन लस्टरस होते हैं। ओनली आयोडीन हैज लस्टर, यानी इनमें शाइनिंग नहीं पाई जाती। मगर जो आयोडीन होता है वो लस्टरी होता है, वो लस्टरस होता है, यानी उसमें शाइनिंग पाई जाती है। मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड, while नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड एज इन एसिड रैन। जो मेटल्स होते हैं ये बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो नॉन मेटल्स होते हैं ये हमारे एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि हमारे एसिडिक ऑक्साइड, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर की, फॉस्फोरस की मेटल्स। आगे बात करते हैं अपने हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में, कि किस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं अपने हम रिएक्शन विद एयर। देखते हैं मेटल्स एयर से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं। तो मेटल्स कैन बर्न इन एयर, रिएक्ट और डोंट रिएक्ट विद एयर। मेटल प्लस ऑक्सीजन, ये बनता है हमारा मेटल ऑक्साइड। यानी जो मेटल होते हैं वो हमारे ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। Some metals like sodium, potassium are kept immersed in kerosene oil as they react vigorously with air and catch fire। जो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, इनको हम केरोसिन ऑयल के अंदर डुबो के रखते हैं, ताकि ये बहुत हाई रिएक्टिविटी दिखाते हैं और ये एयर के साथ रिएक्शन करके आग लगा देते हैं। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड रिएक्ट स्लोली विद एयर फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर। ये हमारी एयर से बहुत स्लो रिएक्ट करते हैं और एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं। लेकिन जैसे कि मैग्नीशियम है,
मैग्नीशियम कैन ऑल्सो बर्न इन एयर विद अ वाइट डेजलिंग लाइट टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम होता है ये एयर के साथ आसानी से बर्न हो जाता है और ये एक बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है। Fe एंड कॉपर डोंट बर्न। जो आयरन और कॉपर है ये बर्न नहीं होते एयर के अंदर, बट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। बट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्साइड बना देते हैं। व्हेन हीटेड आयरन फिलिंग बर्न व्हेन स्प्रिंग्ड ओवर फ्लेम। अगर हम इन्हें हीटेड आयरन के साथ रखते हैं तो ये फ्लेम देते हैं यानी ज्वाला देते हैं। मेटल्स लाइक सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड डोंट बर्न और रिएक्ट विद एयर। जो प्लेटिनम होता है और जो गोल्ड होता है ये एयर के साथ रिएक्ट बर्न नहीं होते। आइए कुछ रिएक्शंस देखते हैं, जैसे कि सोडियम है, सोडियम सोडियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। कॉपर कॉपर ऑक्साइड बनाता है। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाता है। आइए बात करते हैं अपने हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में। क्या होते हैं हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद both acid as well as bases to form salt and water, the aluminum oxide और जिंक ऑक्साइड। कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो हमारे एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर लेते हैं। तो एसिड और बेस की रिएक्शन के बाद जो हमारे ऑक्साइड बनते हैं उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है जो हमारा HCl से रिएक्शन करके एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर बनाता है। जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Na से रिएक्शन करके सोडियम मेटाइल्यूमिनेट और वाटर बनाता है। दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं अपनी हम रिएक्शन विद वाटर के बारे में कि ये किस तरह से वाटर से रिएक्शन करते हैं। तो रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। अगर सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास मेटल है कैल्शियम, और रिएक्ट विद स्टीम ओनली, स्टीम वाटर ओनली, जैसे कि Fe एंड एल्यूमिनियम। यानी कोल्ड वाटर से सिर्फ सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम रिएक्शन करते हैं, और स्टीम वाटर से आयरन और एल्यूमिनियम रिएक्शन करते हैं, और हॉट वाटर से मैग्नीशियम रिएक्ट करता है। ये होती है इनकी रिएक्शन विद वाटर के साथ। आइए बात करते हैं अपने हम कुछ मेटल्स की जिनकी हम वाटर से रिएक्शन को दिखाते हैं। जैसे कि सोडियम की वाटर से रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। पोटेशियम के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब मेन चीज देखने के लिए ये है कि ये मेटल्स हैं वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। इन केस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम द मेटल्स स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू डबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू सरफेस। कुछ ऐसे हैं जो हाइड्रोजन को उसकी सरफेस पर निकाल देते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। आयरन आयरन का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये थी हमारी मेटल की रिएक्शंस के बारे में। आगे बात करते हैं अपने हम ट्राई बैलेंसिंग दीज केमिकल इक्वेशंस योरसेल्फ। जैसे कि रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, तो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। देखते हैं क्या होता है अगर हम मेटल की डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो मेटल अगर डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे कि metals react with dilute hydrochloric acid and dilute sulfuric acid to form salt and hydrogen gas। जैसे कि आयरन की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करते हैं तो आयरन का क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। मैग्नीशियम की साथ करते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। जिंक के साथ करते हैं तो जिंक क्लोराइड बनता है, और एल्यूमिनियम के साथ करते हैं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। और तीनों ही चारों रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। आगे बात करते हैं अपने हम कुछ पॉइंट के बारे में। कॉपर एंड मरकरी एंड सिल्वर डोंट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉपर मरकरी और सिल्वर हमारे डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करते। आगे देखते हैं हम। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस भी बनाता है। ये थी हमारी मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल सॉल्ट। यानी हमारे पास कोई मेटल है और दूसरा है हमारे पास मेटल का कोई सॉल्ट, तो क्या होता है जब हमारा मेटल्स किसी अदर मेटल सॉल्ट से रिएक्शन करता है। तो अगर हमारे पास कोई मेटल होता है ए और हमारे पास कोई सॉल्यूशन होता है बी, जो मेटल का सॉल्ट है, तो हमारा जो बी सॉल्ट के अंदर जो बी सॉल्यूशन है उसके अंदर जो मेटल होता है वो रिमूव हो जाता है और मेटल ए उस सॉल्यूशन के साथ लग जाता है। यानी मेटल प्लस सॉल्यूशन ऑफ बी सॉल्यूशन ऑफ ए बनता है और मेटल बी अलग हो जाता है। ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। सभी मेटल्स एक साथ इक्वली रिएक्टिव नहीं होते। रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड।
दिस फॉर्म द बेसिक रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। यानी जब मेटल्स किसी सॉल्ट मेटल से रिएक्शन करता है, किसी सॉल्ट से रिएक्शन करता है जो सॉल्ट मेटल का होता है, तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उस सॉल्यूशन से हटा देता है। करते हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स की एक सीरीज है जिसमें हम मेटल्स को उनकी एक्टिविटीज के यानी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। यानी सबसे ऊपर जो मेटल होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है और जो सबसे नीचे मेटल होता है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है। तो अ मेटल कैन डिस्प्लेस ऑल द मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स व्हिच आर बिलो आफ्टर इन इट्स सीरीज। तो हमारे सामने एक सीरीज है इसमें पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg यानी मरकरी, Ag यानी सिल्वर, Au गोल्ड, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। इसमें सबसे ऊपर वाले एलिमेंट्स मोस्ट रिएक्टिव है और बीच वाले एलिमेंट आपके मिडिल रिएक्टिव है और सबसे लास्ट वाले रिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव है। तो ये ऊपर से नीचे सीरीज जाती है जिसमें हमारे सबसे ऊपर के एलिमेंट जो होते हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और सबसे नीचे के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। तो ये थी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। जैसा कि हमारे सामने एक एग्जाम्पल रखा है जिसमें हमारे पास आयरन और कॉपर सल्फेट रखा हुआ है। इसमें क्या होता है, जो आयरन होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए ये कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है और आयरन सल्फेट बना देता है और कॉपर बाहर निकल जाता है। उसी तरह से जो जिंक होता है ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये जिंक सल्फेट बना देता है और कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अगली हेडिंग के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं, रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स कैन बी अंडरस्टूड एज अ टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। तो ये रिएक्टिविटी जो होती है एलिमेंट्स की वो हमें कंप्लीट फिल्ड वैलेंस शेल के बारे में बताती है। एटम्स और मेटल्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल टू फॉर्म कैटायंस पॉजिटिव आयन। यानी कोई भी एटम होता है अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को हम कैटायन कहते हैं। Atoms of non-metals gain electron in valence shell to form anions negative ions। जितने भी हमारे एटम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और इलेक्ट्रॉन को गेन कर कर वो नेगेटिव आयंस बना देते हैं और नेगेटिव आयंस को हम एनायंस कहते हैं। आगे बात आती है हमारी अपोजिटिवली चार्ज आयंस अट्रैक्ट ईच अदर एंड आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड। जो भी हमारे अपोजिटिवली चार्ज आयन होते हैं यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, ये हमारे अपोजिटिवली चार्ज आयन है, ये आपस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट हो जाते हैं और आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसा कि हमारी हेडिंग है अगली, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम की और ये मैग्नीशियम हमारा एक मेटल होता है जिसकी वैलेंस शेल में 282 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और मैग्नीशियम अपने आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है जिससे ये पॉजिटिव आयन बना देता है, Mg+2 आयन बना देता है। जो क्लोरीन होता है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 287 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करके 2Cl- आयन बना देता है। अब ये Mg+2 आयन और 2Cl- आयन आपस में रिएक्शन करके MgCl2 बना देते हैं जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। MgCl2 ये क्लोरीन आयन और ये दूसरा क्लोरीन आयन ये दोनों मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये हमारा एक आयनिक कंपाउंड है जो दो आयन के मिलने से बना हुआ है जिसमें कैटायन और एनायन दो आयंस मौजूद हैं। आगे बात करते हैं अपने हम प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में कि आयनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहला पॉइंट लिखा है आर सॉलिड एंड मोस्टली ब्रिटल, ये सॉलिड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। दूसरा पॉइंट है हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक इंटरेक्शन। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इनके बीच में इंटर आयनिक इंटरेक्शन पाया जाता है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सुक्रोज, पेट्रोल और केरोसिन ऑयल। ये जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं क्योंकि आयंस में टूट जाते हैं, मगर ये केरोसिन और पेट्रोल जैसे लिक्विड में इनसॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन एंड इन मोल्टन स्टेट, इन बोथ केसेस फ्री आयंस आर फॉर्म्ड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं ये सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं क्योंकि ये फ्री आयंस
का फॉर्मेशन करते हैं और आयंस की वजह से इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कैपेबिलिटी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी हम नेक्स्ट हेडिंग के बारे में, ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल। मेटल्स कहाँ पाए जाते हैं? तो जैसा कि लिखा है मिनरल्स के बारे में, एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड अकरिंग नेचुरली आर मिनरल्स। ऐसे कंपाउंड्स, एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड्स जो हमारे नेचर में पाए जाते हैं उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। दूसरी बात है हमारी ओर्स के बारे में, मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी profitably extracted in as an ore, for example सल्फाइड ore, ऑक्साइड ore, कार्बोनेट ore, एटसेट्रा। ओर्स हमारे क्या है? मिनरल है जो हमारे मेटल से एक्सट्रैक्टेड होती हैं, उन्हें हम ओर कहते हैं। जिनसे मेटल एक्सट्रैक्टेड होते हैं उन्हें हम ओर कहते हैं, जैसे कि एग्जांपल सल्फाइड ओर और ऑक्साइड ओर और कार्बोनेट ओर। इनकी कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे कि हमारे हमने पहला पॉइंट्स लिखा है, metals at the bottom of activity like gold, platinum, silver, copper generally occur in free state, but copper and silver also occur in sulfuric acid, oxide और जितने भी हमारे मेटल्स हैं जो एक्टिविटी सीरीज में सबसे बॉटम पर पाए जाते हैं, जैसे कि प्लेटिनम हो गया, सिल्वर है, कॉपर है, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। बट जो कॉपर होता है और जो सिल्वर होता है ये हमारे सल्फाइड और ऑक्साइड और की फॉर्म में पाए जाते हैं। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी जैसे कि Zn, Fe, Pb एटसेट्रा अकर मेनली एज ऑक्साइड, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। जितने भी मेटल्स होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम होती है, जैसे कि जिंक, आयरन, लेड, ये ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी जैसे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आर वेरी रिएक्टिव एंड थस फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। जितने भी हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं ये हमारे कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है और ये जो होते हैं बहुत रिएक्टिव होते हैं और ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये थे हमारे मिनरल और ओर्स की बात, ऑकरेंस ऑफ मेटल की बात। नेक्स्ट बात करते हैं अपने हम गैंग के बारे में। ओर्स आर नेचुरल फाउंड मिक्स्ड इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल, सैंड एटसेट्रा कॉल्ड गैंग। जो ओर्स होते हैं वो हमारे मिक्स्ड इम्प्योरिटीज में पाए जाते हैं, जैसे कि सॉइल के अंदर, सैंड के अंदर, इसी को हम गैंग कहते हैं। गैंग इज रिमूव फ्रॉम द ओर, इस गैंग को ओर से रिमूव किया जाता है। ये तो हमारा गैंग। नेक्स्ट स्टडी की बात करते हैं मेटलर्जी के बारे में। मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी हमारा एक केमिस्ट्री की ब्रांच होती है जिसके अंदर हम अपने मेटल्स को स्टेप बाय अपने ओर से अलग करते हैं। हमारे पास जो ओर होते हैं, ओर मतलब ऐसे मटेरियल, ऐसे सब्सटेंसेस में मेटल पाए जाते हैं। तो ऐसा मेटलर्जी एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हमें मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने ओर से, उसको हम मेटलर्जी कहते हैं। जैसा कि लिखा है, स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर। स्टेप वाइज प्रोसेस करना अपने ओर से मेटल को पाने के लिए, उसी को हम कहते हैं मेटलर्जी। इसके अंदर हम कितने स्टेप्स करते हैं आइए जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम एनरिचमेंट ऑफ ओर करना पड़ता है, ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम एनरिच्ड ओर। उसके बाद में रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल टू ऑब्टेन प्योर मेटल। फिर हमें रिफाइनिंग करना पड़ती है, यानी इन स्टेप्स से हमें गुजरना पड़ता है। आइए बात करते हैं अपने हम एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। हम उन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं जो हमारी एक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे पाए जाते हैं। बाई हीटिंग द ओर्स इन एयर एट हाई टेम्परेचर, इसमें हम क्या करते हैं, अपने ओर्स को हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। जैसे कि हम मरकरी को अलग करते हैं, तो मरकरी फ्रॉम सिनाबार, सिनाबार जो होता है ये हमारा मरकरी का एक और होता है जिससे हम मरकरी को अलग करते हैं हाई टेम्परेचर पर हीट करके। जैसे कि हमारे पास है HgS, मरकरी का सल्फाइड होता है, इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं जिससे हमें HgO यानी मरकरी का ऑक्साइड मिलता है। फिर हम इस मरकरी के ऑक्साइड को हीट करके मरकरी अलग कर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। उसी तरह से हम कॉपर को अलग करते हैं कॉपर सल्फाइड से। कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ हीट करके कॉपर का ऑक्साइड बनाते हैं, फिर इस कॉपर के ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड के साथ हीट करके कॉपर को अलग कर लेते हैं। इस तरह से हम ओर्स से अपने मेटल्स को अलग करते हैं, ऐसे मेटल्स जो हमारे रिएक्टिविटी में बहुत कम होते हैं। आइए बात करते हैं अपने हम दूसरी हेडिंग के बारे में, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल एक्टिविटी सीरीज। ऐसे मेटल्स जो हमारी एक्टिविटी सीरीज के मिडिल में पाए जाते हैं। तो मेटल्स आर इजियर टू ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर्स, थस सल्फाइड कार्बोनेट्स ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। जितने भी हमारे जो मेटल हैं जो एक्टिविटी सीरीज के मिडिल पे पाए जाते हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करना आसान होता है क्योंकि ये सल्फाइड और कार्बोनेट
की फॉर्म में पाए जाते हैं और ये आसानी से ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि मेटल्स आर हीटेड स्ट्रांगली इन एक्सेस ऑफ एयर, रोस्टिंग एक प्रोसेस होता है रोस्टिंग। रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम मेटल्स को बहुत ज्यादा हीट पर रख देते हैं, मेटल की ओर को बहुत ज्यादा हीट पर रख देते हैं, उसको हम रोस्टिंग कहते हैं। जैसे कि जिंक सल्फाइड है हमारे पास, इसको हम ऑक्सीजन की वजह से हीट देते हैं जिससे जिंक ऑक्साइड बन जाता है। मेटल्स आर metals ore heated strongly limited और no supply of oxygen calcination, यानी हम कैंसिलेशन का प्रोसेस करते हैं जिसमें हम और ज्यादा हीट करते हैं मगर ऑक्सीजन नहीं देते। जैसे कि हमारे पास जिंक कार्बोनेट, अगर हम जिंक कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। ये बात करते हैं अपने हम रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड के बारे में, किस तरह से अपने हम मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं। तो यूजिंग कोक, कोक की हेल्प से, कोक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि कोक हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जब हम जिंक ऑक्साइड को कोक के साथ यानी कार्बन के साथ हीट करते हैं तो हमें जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाती है। दूसरी मेथड की बात करते हैं, यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाकर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम अपने पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। जिन बच्चों ने अगर चैप्टर नंबर 1 को नहीं पढ़ा है तो वो प्ले लिस्ट में जाकर चैप्टर नंबर 1 का वन शॉट ले सकते हैं और वहां से लेक्चर को पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है पीडीएफ का। आइए बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम यूज्ड टू डिस्प्लेस मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम दियर कंपाउंड्स, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके मैग्नीज और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। वैसे ही आयरन का ऑक्साइड एल्यूमिनियम से रिएक्शन करके एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और Fe यानी आयरन बनाता है। इसमें जो एल्यूमिनियम होता है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए एल्यूमिनियम Fe को डिस्प्लेस कर देता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता है। एक नोट पॉइंट लिखा है, जैसा कि लिखा है, इन द अबव रिएक्शन molten iron is formed and is used to join railway tracks, this is called thermite reaction। जो हमारे पास ऊपर वाली रिएक्शन में हमें जो आयरन मिलता है ये मोल्टेन स्टेज में मिलता है और इस मोल्टेन स्टेज में जो आयरन मिलता है इसका यूज हम रेलवे ट्रैक को जोड़ने में करते हैं और इसी रिएक्शन को हम थर्माइट रिएक्शन भी कहते हैं। ये बात करते हैं अपने हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज, यानी उन मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो हमारी एक्टिविटी सीरीज में टॉप पर पाए जाते हैं। तो आइए बात करते हैं इनके बारे में। दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन, ये ऑक्सीजन से ज्यादा एफिनिटी रखते हैं कार्बन से अलावा। आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, सोडियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स मोल्टेन क्लोराइड NaCl टू Na पॉजिटिव और Cl माइनस, यानी जो एक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर एलिमेंट पाए जाते हैं इनकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है और इन्हें हम इलेक्ट्रोलिसिस से ही ऑब्टेन कर सकते हैं। As electricity is passed through the solution, metal gets deposited at cathode and non-metal at anode। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो मेटल्स होता है वो कैथोड पर डिपोजिट हो जाता है और जो नॉन मेटल्स होता है वो एनोड पर डिपोजिट हो जाता है, जैसा कि रिएक्शन के अंदर दिखाया गया है। कैथोड पर सोडियम डिपोजिट होता है और एनोड पर क्लोरीन डिपोजिट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जिसे हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो क्या मतलब होता है रिफाइनिंग का, जब हम अपने मेटल को ऑब्टेन कर लेते हैं तो हम उसको उस मेटल्स के अंदर से काफी सारी इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं। तो मेटल्स के इम्प्योरिटीज को रिमूव करने की प्रोसेस को हम रिफाइनिंग कहते हैं। तो जैसा कि लिखा है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ऑब्टेन मेटल कैन बी रिमूव बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, यानी वो इम्प्योरिटीज जो मेटल के साथ पाई जाती हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से अलग करते हैं। Copper is obtained using this method, following are present inside the electrolytic tank, यानी इस मेथड के जरिए हम कॉपर को ऑब्टेन करते हैं और जब हम इस मेथड का यूज करते हैं तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर एनोड पाया जाता है, कैथोड पाया जाता है और सॉल्यूशन पाया जाता है एसिड का। जो हमारा एनोड होता है उसमें इम्प्योर कॉपर होता है और प्योर कॉपर पाया जाता है, लेकिन जो सॉल्यूशन होता है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट विद सम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो कॉपर सल्फेट का बना होता है। आगे बात करते हैं अपने हम फ्रॉम एनोड कॉपर आयंस आर रिलीज्ड इन द सॉल्यूशन एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कॉपर फ्रॉम सॉल्यूशन इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। जो हमारा एनोड पर कॉपर आयंस होते हैं वो सॉल्यूशन में रिलीज हो जाते हैं और कॉपर हमारा कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाता है। Impurities containing silver and gold gets deposited at the bottom of anode as anode mud। जो impurities होती हैं हमारी सिल्वर की और गोल्ड की जो हमें
मिलती हैं वो हमारी एनोड पर जाकर एनोड मड की फॉर्म में एनोड मड के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाती हैं, जैसा कि स्ट्रक्चर के अंदर दिखाया गया है। एक साइड कैथोड लगा हुआ है, एक साइड एनोड लगा हुआ है, एक साइड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है, और ये टैंक है हमारा, ये इम्प्योरिटीज है हमारी एनोड मड, ये इकट्ठा हो जाता है एनोड मड। आगे बात करते हैं अपने हम कोरोजन के बारे में। कोरोजन हम लोग अपने पहले चैप्टर के अंदर भी पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक पहले चैप्टर को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर नंबर 1 को पूरा वन शॉट देख सकते हैं। जैसा कि लिखा है कोरोजन, पहले भी पढ़ा था कोरोजन के बारे में, यानी कोई भी मेटल अगर हमारी मॉइस्चर और किसी भी एसिड या सराउंडिंग एनवायरनमेंट में किसी भी कांटेक्ट के में आती है तो वो मेटल हमारी खराब होने लगती है, उसी को हम बोलते हैं कोरोजन। तो जैसा कि लिखा है, मेटल्स आर अटैक्ड बाय सब्सटेंस इन सराउंडिंग लाइक मॉइस्चर एंड एसिड्स। जब कोई मेटल हमारे अपने सराउंडिंग मॉइस्चर और एसिड्स के कांटेक्ट में आती है, जैसे कि सिल्वर, इट रिएक्ट विद सल्फर इनटू एयर टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड एंड आर्टिकल्स बिकम ब्लैक। जैसे जो सिल्वर होती है ये हमारी एयर के अंदर सल्फर से रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जिस वजह से वो काली पड़ जाती है। उसी तरह से जो कॉपर होती है, रिएक्ट विद मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एंड गेन्स अ ग्रीन कोट ऑफ कॉपर कार्बोनेट। उसी तरह जो कॉपर होती है वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके अपने ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग कर लेती है, जिसको हम कहते हैं कॉपर कार्बोनेट। इसी तरह से हमारा जो आयरन होता है उसके ऊपर रस्ट लग जाती है, यानी जंग लग जाती है, और बोथ एयर एंड मॉइस्चर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी एयर और जो मॉइस्चर होती हैं वो आयरन की रस्टिंग दोनों के लिए जिम्मेदार होती हैं। अगली बात करते हैं अपने हम प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, किस तरह से हम कोरोजन से बच सकते हैं। तो हम ऑयलिंग कर कर, पेंटिंग करके, ग्रीजिंग करके, गैल्वेनाइजेशन करके और प्लेटिंग करके, एनोडाइजिंग करके और एलॉय बनाकर हम कोरोजन से बच सकते हैं। बात आती है कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। इन गैल्वेनाइजेशन आयरन और स्टील इज कोटेड विद लेयर ऑफ जिंक बिकॉज जिंक इज प्रेफरेबली ऑक्सीडाइज्ड देन आयरन। गैल्वेनाइजेशन के अंदर आयरन और स्टील के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है, इसी को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। भाई बात करते हैं हम अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसको हम कहते हैं एलॉय। क्या होते हैं एलॉय, पहले भी बता चुका हूँ एलॉय के बारे में कि एलॉय हमारे मिक्सचर होते हैं मेटल और नॉन मेटल का। जैसा कि लिखा है, दीज आर मिक्सचर ऑफ मेटल्स विद मेटल्स और नॉन मेटल्स। ये मेटल और नॉन मेटल्स के मिक्सचर होते हैं। एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मेक्स आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। जैसे अगर हम कार्बन के साथ आयरन के साथ कार्बन जोड़ देते हैं तो वो हमारा और ज्यादा हार्ड हो जाता है। Stainless steel is obtained by mixing iron with nickel and chromium. It is hard and does not rust. जैसे कि स्टेनलेस स्टील जो होता है वो आयरन और निकल और क्रोमियम के मिक्सचर से बनाया जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत हार्ड होता है और उस पर रस्ट भी नहीं लगती। उसी तरह से जो मरकरी होती है, मरकरी इज एडेड टू अदर मेटल्स टू मेक अमलगम। जो मरकरी होती है वो अगर किसी भी मेटल के साथ जुड़ जाती है तो वो अमलगम बनाती है। तो हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल रखे हुए हैं एलॉय के, जैसे कि ब्रास, ब्रॉन्ज और सोल्डर। ब्रास की बात करते हैं तो एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ये हमारा एलॉय होता है कॉपर और जिंक का। जो ब्रॉन्ज है ये हमारा एलॉय होता है कॉपर एंड टिन का। एंड ब्रास एंड ब्रॉन्ज मेल्टिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लोअर देन दैट ऑफ प्योर मेटल। यानी एलॉय की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्योर मेटल से कम हो जाती है क्योंकि वो मिक्सचर ऑफ मेटल्स होते हैं। जो सोल्डर है हमारा, एलॉय ऑफ लेड एंड टिन हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इट इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। जो हमारा सोल्डर होता है ये लेड और टिन का एलॉय होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, लेकिन इसका यूज वेल्डिंग प्रोसेस में किया जाता है, तारों को जोड़ने में किया जाता है। तो ये तो हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक और ये चैप्टर हमारा हुआ कंप्लीट। जिनको भी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल आपको क्लास 10th के साइंस के चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन प्रोवाइड करा रहा है। जो भी बच्चे अगर क्लास 10th की पूरी साइंस को रिवाइज करना चाहते हैं वो इस चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10th की सभी साइंस की वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।